खूनी हमसफ़र। मैं टैक्सी से उतरने के बाद टैक्सी वाले को किराया अदा करने लगा। फिर मैंने स्टेशन की इमारत की तरफ तेज तेज कदमों से बढ़ना शुरू कर दिया। मैंने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। ट्रेन चलने में सिर्फ 2 मिनट बाकी रह गए थे। मैंने तकरीबन दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन बार बार मुझे रुकना पड़ रहा था क्योंकि प्लेटफॉर्म पर काफ़ी रश था और लोग मेरे सामने से गुजर रहे थे। मैंने सामने खड़ी ट्रेन पर एक निगाह डाली और तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा। जो ही मैंने डब्बे में कदम रखा, सीटी की आवाज़ आई। फिर चंद ही लम्हों बाद ट्रेन ने हारन बजाए और रेंगने लगी। अब मैं मुतमईन था। मैंने अपने कंपार्टमेंट पर नजर डाली और फिर दरवाजे का हैंडल घुमाकर अंदर दाखिल हो गया। शुक्र है कोई तो आया। अंदर मौजूद एक अधेड़ उम्र शख्स ने मुझे अंदर दाखिल देखकर खुशी का इजहार करते हुए कहा। मैंने इस पर एक निगाह डाली और इसका लहजा बिल्कुल ऐसा था कि जैसे हम पुराने दोस्त हों। मैंने भी इससे दोस्ताना रवैया अख्तियार करते हुए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए हाथ मिलाया और अपने कंधे पर लटका बैग उतार कर नशिस्त पर रखने के बाद इस शख्स के सामने बैठ गया। और फिर मैंने खुश दिली से इससे पूछा, आपका तारुफ? इस शख्स ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मेरा नाम सागर है। मेरा नाम रमेश है। मैंने अपना तारुफ करवाया और कुछ देर हम दोनों ने कोई बात ना की। सागिर ने मुझसे पूछा, रमेश साहब आप क्या काम करते हैं? मेरा अपना बिजनेस है, मैं कपड़ों का होलसेलर हूँ, मैंने जवाब दिया और सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखने लगा। सागिर समझ गया मैं भी वही सवाल पूछना चाहता हूँ, तो इसने मुझसे पूछा है। मैं कोई काम नहीं करता, इसने मुस्कुरा कर कहा। मैं बहुएं सुकेड़ कर पूछा, कुछ नहीं करते? हाँ, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसने मुस्कुरा कर कहा। फिर नशिस्त पर एक नज़र डालने के बाद बोला, पता नहीं वो 2 आदमी क्यों नहीं आए जिन्होंने यहाँ नशिस्तें बुक कराई हैं। मैं सोच रहा था कि शायद कोई भी नहीं आएगा और मुझे अकेला ही सफ़र करना पड़ेगा, और फिर तुम आ गए। चलो अब सफ़र पर बातें करते हुए अच्छा टाइम गुजरेगा। वैसे क्या तुम भी कलकत्ता ही जाओगे ना? मैंने गर्दन हिलाई। बहुत अच्छे, फिर तो खूब मज़ा आएगा। वैसे ताश वगैरह का शौक़ है तुम्हें? सागिर ने पूछा। हाँ है, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, फिर तो बहुत मज़ा आएगा, सागिर ने खुशी का इजहार करते हुए कहा। फिर इसने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और एक सिगरेट पैकेट में से ज़रा बाहर निकालते हुए हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने सिगरेट खींच ली। सागिर ने भी एक सिगरेट निकालकर होंठों में दबा लिया। फिर जेब से लाइटर निकालने के बाद मेरा सिगरेट सुलगा दिया और अपना सिगरेट सुलगाने के बाद सिगरेट का पैकेट और लाइटर सीट पर ही रख दिया। लाइटर पर जूं ही मेरी नज़र पड़ी, मैं कुछ हैरान हो गया क्योंकि आज तक मैंने ऐसा लाइटर नहीं देखा था। क्योंकि इस पर एक इंतहाई खौफनाक औरत की तस्वीर बनी हुई थी जिसके लंबे लंबे दांत इसके मुंह से निकलकर गर्दन तक पहुंच रहे थे और खून आलूद जबान मुंह से बाहर निकल रही थी। मैंने अपना गाल एक उंगली से खींच खुजाते हुए सागिर से कहा, ये कैसा लाइटर है? मेरा मतलब है इस पर कैसी तस्वीर बनी है? क्यों, क्या ऐसी तो तस्वीर नहीं होनी चाहिए? सागिर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा ये तस्वीर नहीं होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है तस्वीर कुछ अजीब सी और खौफनाक है। आज तक मैंने कभी भी किसी लाइटर पर ऐसी तस्वीर नहीं देखी, मैंने जवाब दिया। सागिर लाइटर हाथ में पकड़े खौफनाक औरत की तस्वीर पर नजर जमाते हुए बोला, ये मेरी पसंदीदा तस्वीर है। इसकी बात पर मुझे हंसी आ गई। मैंने बेतकल्फी के साथ कहा, यार हैरत की बात है कि तुम ये तस्वीर पसंद है, वरना तो लोग ऐसी तस्वीरों से खौफ खाते हैं। बस यार अपनी अपनी पसंद है, सागिर ने मुस्कुराकर बेतकल्फाना अंदाज में कहा। मैंने अपना बैग उठाकर और ऊपर बर्थ पर रख दिया और फिर सीट पर लेटते हुए सागिर से बोला, मैं कुछ आराम करना चाहता हूँ क्योंकि मैं गुज़िश्ता कई दिनों से सही आराम नहीं कर पाया। शौक से आराम करो, सागिर ने खुशदिली के साथ कहा। मैं लेट गया तो सागिर ने भी अपने बैग से एक किताब निकाली जिसका टाइटल देखकर एक बार मुझे हैरत हुई क्योंकि इस पर भी एक खौफनाक औरत की तस्वीर बनी हुई थी जो लाइटर वाली औरत की तस्वीर से मुशाबे थी, लेकिन इससे काफ़ी मुख्तलिफ थी। मैंने किताब का अनवान पढ़ा। मेरी हैरत में इजाफा हो गया क्योंकि इस किताब का अनवान था खून पीने के तरीके। सागिर किताब के कुछ सफ़ात पलटकर इसका मुताला करने लगा और मैं सोच रहा था कि आखिर ये कैसी किताब है जिसमें खून पीने के तरीके लिखे हैं। ऐसी किताब आखिर किसने लिखी और छापी है, क्योंकि इस किताब की फ़रोख्त मेरे ख्याल में सिफर रही होगी। भला किसी को खून पीने के तरीकों में क्या दिलचस्पी? मैं इस वक्त काफ़ी थकन महसूस कर रहा था, इसलिए आंखें बंद करके लेट गया। ना जाने किस वक्त मुझे नींद आ गई। उठो रमेश, काफ़ी रात हो गई है। यार कब तक सोओगे? कुछ खाओगे पियोगे नहीं? मुझे हिला जुला कर जगाने के बाद सागर ने कहा। मैं एक जमाई लेकर उठ बैठा। फिर मैंने कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ नज़र डाली। रात के 11:45 बज रहे थे। मैं तकरीबन 5 घंटे सोया था
और अब अपने आप को बेहतर महसूस कर रहा था। उठो यार, कुछ खाओगे पियोगे, कुछ बातचीत करो, सारा कर कहा। काफ़ी देर सोया हूँ मैंने भी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा और फिर उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। मुंह हाथ धोकर जब मैं बाथरूम से बाहर आया तो अपने आप को बिल्कुल फ्रेश महसूस कर रहा था। मैं अपनी सीट पर आकर बैठा ही था कि सागर ने थर्मोस में एक कप में चाय अंडे ली और कप मेरी तरफ बढ़ा दिया। लो भाई, चाय पियो और फ्रेश हो जाओ, किसने मुस्कुरा कर कहा। मैंने कप इसके हाथ से लेने के बाद अपने होंठों से लगा लिया। सागर की वही किताब जिसका अनवान खून पीने के तरीके था इसके करीब ही सीट पर पड़ी थी। मैंने इससे पूछा, यार ये कैसी किताब है? ये बहुत अच्छी किताब है, सागर ने जवाब दिया। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ऐसी किताब से लोगों को क्या दिलचस्पी? क्या इसमें खून पीने के तरीके लिखे हैं या किसी राइटर ने वैसे ही इस किताब का अनुमान खून पीने के तरीके रखा है? मैंने सागिर से पूछा। सागिर ने किताब उठाकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो खुद ही पढ़ लो, फिर तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें क्या कुछ है। मैंने किताब सागिर के हाथ से ले ली और कुछ लम्हे इसके टाइटल पर गौर से देखता रहा। फिर मैंने इस टाइटल को पलटकर इसके पहले सफ़े पर नज़र डाली। वहाँ मुसन्नफ़ ने किताब के बारे में कुछ थोड़ा सा तारुफ लिखा था। मैं पढ़ने लगा। लिखा था कि इससे पहले कई किताबों में अपने शिकार को पकड़ने और बेबस करने के तरीके लिखे गए थे और अब इस किताब में इससे आगे के मराहिल लिखे जा रहे हैं। याद रखें, अगर किताब में दर्जा झेल तरीकों से आप एहतियात के साथ अमल करेंगे तो आपको अपने शिकार का खून पीने में दुश्वारी नहीं होगी। इस इबारत के बाद मुसन्निफ का नाम शोमान लिखा था। मैंने बेख्तियार इस सफ़े को पलट दिया और अगले सफ़े पर लिखे अल्फाज पढ़ने लगा। लिखा था, तरीका नंबर 1, अपने शिकार को अपना दोस्त बना लें। इसके बाद इसे किसी वीरान जगह पर ले जाने की कोशिश करें। फिर मौके की मुनासबत से इसे अपना असल रूप दिखाएं। असल रूप दिखाते वक्त एहतियात करें कि किसी की मुदाखलत का अंदेशा ना हो। आपका शिकार आपका असल रूप देखने के बाद अपने हवास खो बैठेगा और यही वो वक्त है जब आप अपने शिकार पर आसानी से काबू पा सकते हैं। अगर आपका शिकार मजबूत असाब का मालिक है तो आप इसे शदीद ज़रब लगाकर बेबस कर सकते हैं। जब आपका शिकार आपके काबू में आ जाए तो इसे ज़मीन पर लटा दें और एहतियात के साथ इसकी गर्दन पर अपने हाथ रखें और याद रहे, हाथ ज़्यादा ज़ोर से ना रखें क्योंकि इस तरह दौरान खून सही काम नहीं करता, इसमें रुकावट पैदा होती है और आप खून पीने के सही लुत्फ़ नहीं आएगा। तरीका नंबर 2, अपने बड़े और नकीले दांत नहायत एहतियात के साथ शिकार की गर्दन पर रख दें और आहिस्ता आहिस्ता दांतों को शिकार की गर्दन में पेवस्त करने की कोशिश करें ताकि इसके गर्दन में सिर्फ इस जगह सुराख हो जहां आप चाहते हैं। बेहतियाती से दांत गाड़ने की सूरत में शिकार की गर्दन से हम तेज़ी से खून निकलने का अंदेशा है जो ज़ाया हो सकता है। तरीका नंबर 3, पढ़ने के बजाय सोचने लगा तो बहुत ही अजीब व गरीब किताब है जिसमें खून पीने के तरीके इस अंदाज से लिखे गए थे कि जैसे कोई क्रिकेट खेलने के तरीके बताए जा रहे हों। मैंने किताब बंद कर दी, फिर सागिर की तरफ देखकर बोला, यार अजीब किताब है, इसमें खून पीने के तरीके इस तरह लिखे हैं जैसे क्रिकेट खेलने या खाना पकाने के तरीके लिखे जाते हैं। सागिर ने मेरी बात पर मुस्कुरा कर रह गया। मैंने किताब इसकी तरफ बढ़ा दी। इसने किताब मेरे हाथ से लेने के बाद अपने करीब ही रख ली। फिर चंद मिनट बाद वो बोला, अब तो तुम ताज़ा दम हो गए हो, क्या ख्याल है, ताश खेली जाए? हाँ हाँ, निकालो ताश, मैंने खुशदिली से कहा, जवाब दिया और इसके करीब बैठ गया। सागिर ने जेब से हाथ डाला और बोला, वैसे अगर तुम कुछ खाना चाहो तो खा लो, फिर आराम से खेलते हैं। नहीं यार, अभी भूख नहीं है, मैंने शाम में ही खाना खाया था जो शायद अब तक हजम नहीं हुआ। मैंने कहा तो सागर ने ताश का पैकेट जेब से निकाल लिया और इसके बाद मैं यूं ही ताश के पत्ते पैकेट से बाहर निकालने और एक बार फिर हैरान हो गया क्योंकि ताश पर भी खौफनाक औरत की तस्वीर बनी हुई थी जिसके लंबे लंबे दांत थे और कई औरतों का खून पी रही थी। क्या तुम्हारे पास तमाम चीज़ें ऐसी ही हैं? मैंने हंसकर कहा। सागिर से पूछा, कैसी? सागिर ने भवें सुकेड़ कर पूछा, जिन पर खौफनाक चुड़ैलों की तस्वीरें बनी हो। मैंने जवाब दिया और मुस्कुराकर इसकी तरफ देखने लगा। सागिर भी मेरी बात पर मुस्कुराकर बोला, बस यार, ऐसी तस्वीरें देखकर मुझे सुकून मिलता है। मैंने इसकी बात पर कहका लगाया और बोला, ये भी अजीब बात की तुमने, लोगों को ऐसी तस्वीरें देखकर खौफ आता है और तुम कह रहे हो तुम्हें सुकून मिलता है। फिर मैंने मजाकन इससे पूछा कि कहीं तुम खून पीने के तरीके इसलिए तो नहीं सीख रहे कि कैसी बातें कर रहे हो? सागिर ने मुस्कुरा कर कहा और पत्ते बांटने लगा। कुछ ही देर बाद हम दोनों नहायत खुशी के साथ ताश खेलते लगे।
फिर सागिर मेरी तरफ तमाम तर एहतियातों के बावजूद मुझसे बाजी जीत गया। इसने मुझसे कहा, यार तुम ये कोट उतारो, क्यों नहीं देते? मैंने भौहें सुकेड़ कर इससे पूछा, क्यों? ताकि तुम आराम से खेल सको। मेरा ख्याल है कि तुम कोर्ट की वजह से उलझन का शिकार हो और सही तरीके से खेल नहीं पा रहे। सागर ने जवाब दिया, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कोर्ट मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा। मैंने मुस्कुरा कर कहा। सागिर कुछ नहीं बोला और एक बार फिर से पत्ते बांटने लगा। कुछ ही देर बाद हम पर एक दूसरे को मात देने के लिए ऐसी अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करने लगे। इस मर्तबा बाजी ख़त्म होने में कुछ ज़्यादा वक्त लगा, लेकिन ये बाजी भी सागर जीत गया। इसने अपने समेटते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि तुम कोट उतार ही दो, तुम इसी वजह से डिस्टर्ब हो। मैं सोचने लगा, तो कोट की वजह से बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हूँ, फिर सागिर बार बार मुझे कोट उतारने के लिए क्यों कह रहा है? मैंने मुस्कुराकर इससे पूछा, अगर कोट उतारने के बाद भी हार गया तो? नहीं, तुम जीत जाओगे, ये मेरा दावा है, सागिर ने अजीब से अंदाज में कहा। अगर हार गया तो? मैंने अपनी बात पर कायम रहते हुए मजाकन इससे पूछा। हो ही नहीं सकता तुम हार जाओ, तुम ज़रूर जीतोगे, सागिर ने कहा। फिर अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखने के बाद ताश के पत्तों को बांटने लगा। अच्छा ये बात है, तो मैं कोट उतार देता हूँ। मैंने कोट उतार कर पीछे ही रख दी। फिर मैंने सागिर से मुस्कुरा कर कहा, देखो अब तुम अपनी बात सच साबित करने के लिए कहीं जानबूझकर मत हार जाना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब बाजी तुम्हारे कोर्ट के ऊपर खेली जाएगी। मेरा मतलब है, इसे बिछा दो, हम इस पर पत्ते फेंकेंगे, सागिर ने कहा। तो मैं इसे गौर से देखने लगा और सोचने लगा, वो कैसी अजीब बातें कर रहा है। फिर मुझे ख्याल आया कि कहीं वो मेरा कोट तो नहीं हथियाना चाहता। वैसे तो मेरे कोट में कोई बड़ी रकम नहीं थी, फिर भी शायद सागिर मुझ समझ रहा हो कि मेरे कोट में बड़ी रकम है और मुझे शक हुआ। वो कुछ देर बाद मेरे कोट पर शर्त लगाकर बाजी खेलेगा और इसके बदले में अपनी कोई चीज़ दांव पर लगा देगा। जो कुछ सोच रहा था वो सिर्फ मेरा अंदाज़ा ही हो सकता था। बात कुछ और हो, बहरहाल मैंने फैसला किया, अपने कोट की तरफ मुहतात रहूँगा। मैंने सागिर के कहने के मुताबिक कोट बिछा दिया और इसने अपने पत्ते बांटने शुरू कर दिए। अब मेरा दिमाग खेल से ज़्यादा कोट की तरफ था। बाजी शुरू हो चुकी थी और अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि कौन जीतेगा। मैंने अपनी तवज्जो खेल से ज़्यादा कोट पर मरकूज कर रखी थी और फिर अचानक सागिर ने मेरा कोट उठाकर दूर फेंक दिया। मालूम नहीं था कि मैं कितना मुताद बैठा हूँ। मैंने एक लम्हे भी तखीर किए बगैर कोर्ट की तरफ छलांग लगा दी, क्योंकि मुझे शक हो गया था कि शागिर मेरा कोर्ट के साथ कुछ ना कुछ करना चाहता है। वो क्या करना चाहता था इसका तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन सागिर की तरफ से कोर्ट के बारे में ज़्यादा बातचीत की वजह से मैं अपने कोट की हिफाजत करना चाहता था। मैंने जो ही कोट की तरफ छलांग लगाई, सागिर ने मेरी टांगें पकड़ ली और अब कोट मुझसे ज़रा ही दूर था, लेकिन मेरे हाथ इस तक नहीं पहुंच पा रहे थे। ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने चीख कर सागिर से कहा। कोट पकड़ने की कोशिश जारी रखी। सागिर ने मुझे ज़्यादा मजबूती से पकड़ने के लिए अपने हाथ की तरतीब बदलने की कोशिश की और इस मौके से फ़ायदा उठाया और थोड़ा आगे बढ़ गया और मेरा कोट मेरे हाथ में आ गया। मैंने सागिर की गिरफ्त से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश नहीं की, बल्कि जो ही मैंने कोट को पकड़ा सारी गिरफ्त ढीली पड़ गई और फिर वो मुझसे दूर होकर बैठ गया। मैं जो ही सीधा हुआ और मेरी नज़र सागिर के चेहरे पर पड़ी तो मेरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ने लगी, क्योंकि इसका चेहरा बहुत खौफनाक हो चुका था। इसकी आंखों से शोले निकल रहे थे और इसके दो बड़े बड़े दांत होंठों से बाहर आ चुके थे और इसकी सुर्ख ज़बान हवा में इधर उधर लहरा रही थी। अच्छा, तो तुम खुद भी खून पीने वाली मखलूक हो, मैंने सख्त लहजे में कहा। किसी भी लम्हे हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोलने के बाद बाहर जा सकता था, इसलिए मुझसे कुछ एतमाद पैदा हो गया था। और दूसरी वजह यह थी कि सागिर खुद ही अब मुझसे दूर हो चुका था। मुझ पर हमला करने का इसका कोई इरादा नहीं था। मैंने दरवाजे का हैंडल अब पर हाथ रख दिया और दरवाज़ा खोल के फिर आहिस्ता से दरवाज़ा थोड़ा सा खोल दिया, ताकि अगर सागिर मेरी तरफ बढ़े तो मैं फ़ौरन बाहर निकल जाऊं। क्या तुम मेरा खून पीना चाहते हो? मैंने पूछा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, सागिर ने जवाब दिया। इसकी आवाज़ किसी कुएं से आती हुई महसूस हो रही थी। तो फिर अब तुम्हारा क्या इरादे हैं? मैंने पूछा। मुझे बाहर जाने दो, इसने खौफनाक आवाज़ में कहा। अब मैं काफ़ी पुरएतमाद हो चुका था, इसलिए मैंने तंज़िया अंदाज में मुस्कुरा कर कहा, तो फिर जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? तुम हट जाओ सामने से, इसने इल्तिजा की। मैंने कोट पहनते हुए कहा, मुझसे क्या ख़तरा है तुम्हें? इसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़र डाली और इल्तिजाइया लहजे में बोला, देखो
मेरे पास वक्त नहीं है। अगर तुमने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा। मैं समझ गया वो इस वक्त मेरे रहमो करम पर है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तुम मुझे अपने बारे में सारी हकीकत बता दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। देखो मेरे पास वक्त नहीं है। तुम खुद समझ चुके हो कि मैं कौन हूँ, इसलिए मुझे जाने दो। इसने कहा, नहीं, मुझे सब कुछ बताओ। मैंने मसनूई गुस्से का सहारा लेकर कहा, मैं कुछ नहीं बता सकता, मुझे जाने दो। वो यूं ताड़ा जैसे शदीद कर्ब में मुब्तला हो। फिर धीरे धीरे मेरी जानी बढ़ने लगा। मैं कुछ परेशान हो गया, लेकिन मैंने अपने हवास पर काबू रखा और इसके सामने आ गया। वो पीछे हट गया। मैंने सख्त लहजे में कहा, बताते क्यों नहीं? क्या बताऊं? वो चीखा, सब कुछ बताओ। तुम कौन हो और सबसे अहम बात यह कि तुम मुझसे क्यों घबरा रहे हो? मैंने सख्त लहजे में पूछा। मेरे मुतालिक तुम समझ चुके हो कि मैं कौन हूँ और मैं तुमसे क्यों घबरा रहा हूँ। इसका जवाब यह है कि तुम्हारे कोट के अंदर जेब में यकीनन कोई तावीज़ गंढा है जिसकी वजह से तुम्हारे करीब नहीं आ सकता, वरना अब तक तो शायद मैं तुम्हारा खून पी चुका होता। अब तो मुझे जाने दो, सागिर ने कहा। वो एक बार फिर मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं सोच रहा था इसे जाने दूं या नहीं। इसी दौरान सागर मेरी दाएं तरफ तेज़ी से साथ हो गया और फिर बर्क रफ्तारी से इसने दरवाजे के करीब हैंडल घुमाया और बाहर निकल गया। मैं भी इसके पीछे कम्पार्टमेंट से बाहर आया। वो राहदारियों में दौड़ता जा रहा था। मैंने सोचा इसे ख़त्म कर देना ही चाहिए, इसलिए इसके पीछे दौड़ा। मेरे करीब पहुंचने से पहले ही इसने डब्बे का दरवाज़ा खोला और चलती ट्रेन से बाहर छलांग लगा दी। चंद ही लम्हों में दरवाजे पर पहुंच गया। मैंने बाहर झांका। सागिर का हेवला मुझे नजर आया और फिर इसने एक बड़े परिंदे की शक्ल अख्तियार कर ली और आसमान की तरफ परवास कर गया। मैं इस परिंदे को देखता रहा। कुछ ही देर बाद वो परिंदा अंधेरे का हिस्सा बन गया। मैंने एक गहरा सांस लिया और अपने कंपार्टमेंट की तरफ कदम बढ़ा दिए। मैंने वापस आकर कंपार्टमेंट का जायजा लेने लगा। मेरा ख्याल था कि ताश के पत्ते और वो खौफनाक किताब वहीं होगी, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने दिल ही दिल में अपनी माँ का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि इसने ज़बरदस्ती एक अफासी तावीज़ मेरे कोट में रख दिया था। मैं जल्दी की वजह से अपना कोट की अंदरूनी जेब में ही रख लिया था और पहना नहीं था। अगर कहानी पसंद आई तो बराए मेहरबानी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। कहानी सुनने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।